नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम कुछ टॉपिक बचे हैं जो कि वो टॉपिक के केवल हम प्रश्न और उत्तर पढ़ेंगे, क्योंकि इस समय परीक्षाएं काफ़ी करीब आ चुकी हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए हमने जो टॉपिक बचे हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को केवल प्रश्न और उत्तर पढ़ेंगे। और जब परीक्षाएं ख़त्म हो जाएंगी तो इसके बाद हम फिर वही यूथ कंपटीशन बुक के प्रश्नों को व्याख्या सहित पढ़ना फिर से प्रारंभ कर देंगे। और दोस्तों, यदि वे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी सेशन के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, आप उसमें जाकर हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। और यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और यदि आप पहला भाग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे ज़रूर देखें, जिससे आपको परीक्षा में प्रश्न करने में आसानी हो सके। और चलिए हम देर न करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, इसमें आत्मकथा और जीवनी से संबंधित और पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न और भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित लगभग 200 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है 480, अग्नि सेतु रचना किसकी है? तो और ये किस विधा की रचना है? तो अग्नि सेतु ये रचना है विष्णु चंद्र शर्मा की है, विकल्प सी सही है। और ये जीवनी विधा की रचना है अग्नि सेतु, इसका उत्तर विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 481, शिखर से सागर तक ये किसकी जीवनी है? तो शिखर से सागर तक ये राजकमल राय, इसका उत्तर विकल्प 2 सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 482, अग्नि सेतु किसके जीवन पर लिखी गई जीवनी है? तो सबसे पहले जान लेते हैं अग्नि सेतु ये जीवनी विधा की रचना है और इसके रचनाकार है विष्णु चंद्र शर्मा। और ये अग्नि सेतु ये है अग्नि सेतु नामक जीवनी, ये ये जीवनी काजी नजरुल इस्लाम पर लिखी गई, इसका उत्तर विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 489, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित है? तो आवारा मसीहा, सबसे पहले ये आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है, जीवनी विधा की है। और ये इस आवारा मसीहा में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन चरित है, इसका उत्तर विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न 484, शिखर से सागर तक में किसके जीवन को आधार बनाया गया है? शिखर से सागर तक में ये अज्ञेय को जीवन आधार बनाया गया है, ये अज्ञेय के जीवन के आधार पर लिखी गई है, इसका उत्तर विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है 485, कलम का सिपाही नाम से कौन सा लेखक प्रसिद्ध है? कलम के सिपाही नाम से प्रेमचंद जी प्रसिद्ध हैं, विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 486, रामविलास शर्मा कृत निराला की साहित्य साधना कितने भागों में प्रकाशित है? तो निराला की साहित्य साधना, जो कि रामविलास शर्मा की रचना है, निराला की साहित्य साधना, ये 3 भागों में विभाजित है, इसका उत्तर विकल्प 1 सही है। चलिए अब देखते हैं आत्मकथा विधा की से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है आत्मकथा का 487, अर्धकथा के रचनाकार हैं? तो अर्धकथा के रचनाकार हैं बनारसी दास जैन, ये ब्रजभाषा में है, विकल्प 4 सही है इसका उत्तर। अगला प्रश्न है 488, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं? तो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं श्याम सुंदर दास, विकल्प 1 सही है, इसका उत्तर विकल्प 1 सही है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 489, बाबू श्याम सुंदर दास की आत्मकथा का शीर्षक है? तो बाबू श्याम सुंदर दास की आत्मकथा का शीर्षक मेरी आत्मकहानी, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 490, अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? तो अपनी खबर ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है, तो इसका उत्तर विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 491, 10 द्वार से सोपान तक आत्मकथा के लेखक हैं? तो 10 द्वार से सोपान तक ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 492, निम्न में से कौन सी रचना बच्चन सिंह की नहीं है? तो निम्न में से कौन सी रचना बच्चन सिंह की नहीं है? तो वो है नीड का
तो इसका उत्तर होगा राख की लपटें, विकल्प 4 सही है। ये बच्चन की नहीं है, इसका उत्तर विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 493। सिंघा अवलोकन के रचयिता हैं, सिंघा अवलोकन के रचयिता हैं यशपाल जी, विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 494। चांद सूरज के वीरन आत्मकथा के रचयिता हैं, चांद सूरज के वीरन आत्मकथा के रचयिता हैं देवेंद्र सत्यार्थी हैं, विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 495। बच्चन सिंह की 10 द्वार से सोपान तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो बच्चन की 10 द्वार से सोपान तक ये आत्मकथा प्रकाशित हुई थी 1985 में, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 496। नील यक्षिणी आत्मकथा किसकी है? तो नील यक्षिणी आत्मकथा ये है देवेंद्र सत्यार्थी की, विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 497। यादों की परछाइयाँ के रचनाकार हैं, यादों के परछाइयों के रचनाकार हैं चतुरसेन शास्त्री की ये आत्मकथा है, विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 498। यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? तो यौवन के द्वार पर ये नगेंद्र की आत्मकथा है, विकल्प 1 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 499। जहाँ मैं खड़ा हूँ आत्मकथा के लेखक हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये आत्मकथा है रामदरस मिश्र की, विकल्प 4 सही है, विकल्प 4 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 560 वर्ष एक रेखांकन के रचयिता हैं, 60 वर्ष एक रेखांकन ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है सुमित्रा नंदन पंत की, जो कि छायावादी काव्य के प्रमुख लेखक हैं। अगला आप देखते हैं यात्रा साहित्य के प्रश्नों को, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित यात्रा स्मरणों के लेखक हैं, तो चलिए देखते हैं। अरे यायावर रहेगा याद ये किसकी रचना है? तो ये है अरे यायावर याद रहेगा अज्ञे की रचना है, ये यात्रा वृतांत है, विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है पृथ्वी प्रदक्षिणा ये किसकी रचना है? तो ये शिव प्रसाद सिंह की रचना है, विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 503। आखिरी चट्टान तक ये किसकी रचना है? तो आखिरी चट्टान तक ये सभी प्रश्न यात्रा साहित्य के चल रहे हैं इस समय, तो ये आखिरी चट्टान ये रचना है मोहन राकेश की, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न 504। चीड़ों पर चांदनी ये यात्रा वृत्तांत है और ये किसका है? तो ये निर्मल वर्मा की रचना है, विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 505। ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? तो ठेले पर हिमालय ये धर्मवीर भारती की रचना है, विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है 506। हंसते निर्झर दहकती भट्टी के रचनाकार हैं, ये रचना है विष्णु प्रभाकर की, विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है 507। रूस में 25 मास ये किसकी रचना है? तो रूस में 25 मास ये राहुल सांकृत्यायन की रचना है, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 508। पैरों में पंख बांधकर ये किसका यात्रा साहित्य है? तो ये पैरों में पंख बांधकर ये राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा साहित्य है, विकल्प 1 सही है। प्रश्न 509। एक बूंद सहसा उछली ये किसकी रचना है? तो एक बूंद सहसा उछली ये अज्ञे जी की रचना है, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न 510। स्मृति के अंकुर ये किसकी रचना है? तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न 511। गौरी नज़रों में हम ये किसकी रचना है? तो ये प्रभाकर माचवे की है, विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न 512। स्वर्ग उद्यान बिना सांप ये किसकी रचना है? तो ये रचना है यशपाल जी की, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न 513। सफरी झोले में ये किसकी रचना है? तो ये अजीत कुमार की रचना है, सफरी झोले में अजीत कुमार की रचना है। अगला प्रश्न है 514। ज्योतिर्पुंज हिमालय ये किसकी रचना है? तो ये है विष्णु प्रभाकर की यात्रा साहित्य है, विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है सागर की लहरों पर ये किसकी रचना है? तो सागर की लहरों पर ये है भगवत शरण उपाध्याय, विकल्प 1 सही है, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न 516। तंत्रलोक से मंत्रलोक तक ये किसकी रचना है? तंत्रलोक से मंत्रलोक तक ये किसकी रचना है? तो ये डॉक्टर नगेन की रचना है, विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है धूप में सोई नदी ये किसकी रचना है? तो धूप में सोई नदी
ये है प्रभाकर द्विवेदी की रचना, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 518, किन्नर देश में ये किसका यात्रा साहित्य है? तो किन्नर देश में ये राहुल शांकरत्यायन का विकल्प 1 सही। प्रश्न है 519, सुबह के रंग किसकी रचना है? तो सुबह के रंग ये अमृत राय की रचना है, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 520, अमेरिकी विश्वविद्यालय में हिंदी किस यात्रा व्रत का प्रकरण है? तो ये प्रकरण है अप्रवासी की यात्राएं, विकल्प 3 सही है। तो चलिए अब देखते हैं, हम आत्मकथा के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, अब देखेंगे संस्मरण और रेखा चित्र के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 521, संस्मरण तथा रेखा चित्र के लिए किस पत्र का रेखा चित्र विशेषांक प्रसिद्ध था? तो ये है हंस का, विकल्प 1 सही है। हंस का। आगे पढ़ते हैं, निम्नलिखित संस्मरण तथा रेखा चित्र के रचयिता हैं। तो चलिए देखते, इसके आगे सभी संस्मरण तथा रेखा चित्र के प्रश्न हैं। तो प्रश्न है 522, हमारे आराध्य ये किसकी रचना है? तो हमारे आराध्य ये है ये बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न 523, प्राणों का सौदा ये किसकी रचना है? तो प्राणों का सौदा ये श्री राम शर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है मील के पत्थर किसकी रचना है? तो मील के पत्थर ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, विकल्प 2 सही है। प्रश्न है स्मारिका ये किसकी रचना है? तो स्मारिका ये महादेवी वर्मा की रचना है, विकल्प 3 सही। प्रश्न है 526, पुरानी स्मृतियाँ ये किसकी रचना है? तो पुरानी स्मृतियाँ प्रकाश चंद्र गुप्त की है, विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 527, माटी की मूर्तें ये किसकी रचना है? तो माटी की मूर्तें ये बेनीपुरी की, राम वृक्ष बेनीपुरी की। प्रश्न है 528, जिंदगी मुस्काई किसकी रचना है? तो जिंदगी मुस्काई ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। और अगला प्रश्न है 529 नंबर प्रश्न, नई पीढ़ी नए विचार ये किसकी रचना है? तो ये भी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, विकल्प 1 सही। 530, सन 42 के संस्मरण, तो सन 42 के संस्मरण ये श्री राम शर्मा की रचना है, विकल्प 3 सही है। प्रश्न है 531, स्मृति की रेखाएं ये किसकी रचना है? तो स्मृति की रेखाएं ये महादेवी वर्मा की रचना है, विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 532, ये और वे ये किसकी रचना है? तो ये और वे ये जैनेंद्र की रचना है, विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 533, मंटो मेरा दुश्मन ये किसकी रचना है? तो मंटो मेरा दुश्मन ये उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है, विकल्प 2 सही है। प्रश्न 534, जिनके साथ जिया ये किसकी रचना है? तो जिनके साथ जिया ये अमृतलाल नागर की रचना है। प्रश्न अगला 535, माटी हो गया सोना ये किसकी रचना है? तो माटी हो गया सोना ये कन्हैया लाल मिश्र की रचना है, विकल्प 4 सही है। 536 नंबर प्रश्न, जंजीरें और दीवारें ये किसकी रचना है? तो जंजीरें और दीवारें ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 527, नए पुराने झरोखे नए पुराने झरोखे ये किसकी रचना है? तो ये बच्चन की रचना है, विकल्प 1 सही। प्रश्न है 538, रेखाएं और चित्र ये किसकी रचना है? तो रेखाएं और चित्र ये उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। दोस्तों यहाँ पर हम केवल प्रश्न और उत्तर को ही पढ़ेंगे, व्याख्या नहीं पढ़ेंगे। व्याख्या इससे पहले पढ़ रहे थे दोस्तों, एग्ज़ाम नज़दीक होने के कारण हम केवल प्रश्न और उत्तर ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और व्याख्या सहित प्रश्न पढ़ेंगे तो जो बचा हुआ टॉपिक है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने सोचा कि जो बचे हुए टॉपिक हैं उनके प्रश्न और उत्तर को पढ़ लेते हैं। इसके बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो हम फिर वही यूथ कंपटीशन बुक के प्रश्नों को व्याख्या सहित पढ़ेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रश्न है 539, स्मृति लेखा ये किसकी रचना है? तो स्मृति लेखा ये अज्ञेय की रचना है, विकल्प 1 सही है। और दोस्तों अगला प्रश्न पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाकर हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 540, समय के पाँव ये किसकी रचना है? तो समय के पाँव ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, विकल्प
दो सही है। इस समय हम दोस्तों संस्मरण तथा रेखाचित्र के प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 541, कुछ शब्द कुछ रेखाएं ये किसकी रचना है? ये रचना है विष्णु प्रभाकर की, विकल्प एक सही है। प्रश्न 542, जिन्होंने जीना जाना ये किसकी रचना है? जिन्होंने जीना जाना ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, विकल्प दो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 543, हरिऔंध जी का संस्मरण ये किसकी रचना है? हरिऔंध जी का संस्मरण ये है बाल मुकुंद गुप्त की रचना, विकल्प एक सही है। प्रश्न है 544, प्रश्न 544, लाल तारा ये किसकी रचना है? तो लाल तारा राम रच बेनीपुरी की रचना है, विकल्प तीन सही है। विकल्प तीन सही है। अगला प्रश्न है 545, ज़्यादा अपनी पराई कम, ज़्यादा अपनी पराई कम, ज़्यादा अपनी पराई कम ये किसकी रचना है? तो ये रचना है उपेंद्र नाथ अश्क की, विकल्प दो सही है। अगला प्रश्न है 546, अनुमोदन का अंत ये किसकी रचना है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है, जो कि द्विवेदी युग के प्रवर्तक हैं, विकल्प एक सही है। अगला प्रश्न 547, अतीत के चलचित्र ये किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र ये महादेवी वर्मा की रचना है, विकल्प चार सही है। प्रश्न है 548, गेहूँ और गुलाब ये किसकी रचना है? तो गेहूँ और गुलाब ये रामरच बेनीपुरी की रचना है, विकल्प एक सही है। प्रश्न है अगला 549, 10 तस्वीरें ये किसकी रचना है? तो 10 तस्वीरें ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, विकल्प तीन सही है। प्रश्न 550, लोकदेव नेहरू ये किसकी रचना है? तो लोकदेव नेहरू ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, विकल्प दो सही है। प्रश्न है अगला 551, मेरा परिवार किसकी रचना है? तो मेरा परिवार महादेवी वर्मा की रचना है, विकल्प एक सही है। प्रश्न 552, वे दिन वे लोग किसकी रचना है? तो वे दिन वे लोग ये शिवपूजन सहाय की रचना है, विकल्प दो सही है। अगला प्रश्न है 553, दीप जले शंख बजे ये किसकी रचना है? तो दीप जले शंख बजे ये कन्हैया लाल मिश्र की रचना है, विकल्प तीन सही है। प्रश्न 554, रेखाएं बोल उठी ये किसकी रचना है? तो रेखाएं बोल उठी ये रचना है फणीश्वर नाथ रेणु की, विकल्प चार सही है। अगला प्रश्न है 555 नंबर प्रश्न है, चेतना के बिंब ये किसकी रचना है? तो चेतना के बिंब ये डॉक्टर नगेन की रचना है, विकल्प तीन सही है। प्रश्न है 556, प्रसाद और उनके समकालीन ये किसकी रचना है? तो प्रसाद और उनके समकालीन ये रचना है विनोद शंकर व्यास की, विकल्प दो सही है। प्रश्न है 557, हम हसमत किसकी रचना है? तो ये हम हसमत कृष्णा शोभती की रचना है, विकल्प एक सही है। प्रश्न 558, लीक अलीक किसकी रचना है? तो लीक अलीक ये भारत भूषण अग्रवाल की रचना है, विकल्प तीन सही है। प्रश्न 559, संस्मरणों के सुमन ये किसकी रचना है? तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है, विकल्प दो सही है। प्रश्न है 560, मेरे अग्रज मेरे मीत ये किसकी रचना है? तो मेरे अग्रज मेरे मीत ये विष्णु प्रभाकर की रचना है, विकल्प एक सही है। प्रश्न है अगला 561, वन तुलसी की गंध किसकी रचना है? तो वन तुलसी की गंध ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, जो कि ये आंचलिक उपन्यास के प्रवर्तक माने जाते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला अब देखते हैं रिपोर्टाज के प्रश्नों को। इसके पहले हम संस्मरण और रेखाचित्र के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं रिपोर्टाज के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्टाज के प्रश्नों को आप लाइक और शेयर करते रहें, जिससे बार बार ना कहना पड़े, आप लाइक और शेयर पहले ही कर दिया करें, जिससे कोई व्यवधान ना उत्पन्न हो। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं रिपोर्टाज के। प्रश्न 562, हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो हिंदी में रिपोर्टाज परंपरा की शुरुआत शिवदान सिंह चौहान से मानी जाती है, विकल्प दो सही है। प्रश्न 563, हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज लेखक माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का पहला
पहला रिपोर्टाज के लेखक माना जाता है, तो पहला रिपोर्टाज के लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न 564, पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसका प्रसिद्ध रिपोर्टाज है? तो ये पहाड़ों में प्रेममय संगीत ये उपेंद्र नाथ अश्क का रिपोर्टाज है। विकल्प 1 सही है। प्रश्न 565, प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक हैं, ये इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 566, क्रांति करते हुए आदमी का देखना 566, अपोलो का रथ ये किसका रिपोर्टाज है? तो अपोलो का रथ ये श्रीकांत वर्मा का रिपोर्टाज है। विकल्प 2 सही है। प्रश्न 567, क्रांति करते हुए आदमी का देखना ये किसका रिपोर्टाज है? तो ये रिपोर्टाज है कमलेश्वर का। विकल्प 1 सही है। प्रश्न 568, एकलव्य के नोट्स ये किसका रिपोर्टाज है? एकलव्य के नोट्स ये फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज है। प्रश्न है 569, क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था ये किसका रिपोर्टाज है? तो ये सती कुमार का है। विकल्प 2 सही है। प्रश्न है 570, प्राग एक स्वप्न ये किसका रिपोर्टाज है? तो ये निर्मल वर्मा का रिपोर्टाज है। अगला प्रश्न पढ़ते। प्रश्न है 571, युद्ध यात्रा ये किसका रिपोर्टाज है? तो युद्ध यात्रा ये धर्मवीर भारती का रिपोर्टाज है। विकल्प 2 सही है। अब दोस्तों हम रिपोर्टाज के प्रश्न पढ़ चुके हैं, अब शुरुआत करेंगे पत्र और पत्रिकाएं से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न 572, नई कविता पत्रिका किसकी है? तो नई कविता पत्रिका के संपादक हैं जगदीश चंद्र गुप्त। विकल्प 3 सही है। और अगला प्रश्न है 573, निकष पत्रिका के संपादक हैं कौन? तो धर्मवीर भारती हैं निकष पत्रिका के संपादक। प्रश्न 574, पूर्व ग्रह पत्रिका के संपादक हैं, तो पूर्व ग्रह पत्रिका के संपादक हैं इसके संपादक हैं अशोक वाजपेयी। विकल्प 4 सही है। प्रश्न है 575, पहल पत्रिका के संपादक कौन है? तो पहल पत्रिका के संपादक हैं ज्ञान रंजन। विकल्प 1 सही है। प्रश्न 576, आलोचना पत्रिका के संपादक हैं विजय देव नारायण शाही। विकल्प 3 सही है। प्रश्न 577, नई कविता का प्रकाशन वर्ष है 1954। विकल्प 2 सही है। प्रश्न 578, पूर्व ग्रह पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? पूर्व ग्रह पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद, और इस समय इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है, तो इसका उत्तर विकल्प 3 सही है। प्रश्न है 579, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन दोस्तों हमने प्रश्न 578 में थोड़ा गलत बता दिया, तो फिर से चलिए इसको देख लेते हैं। प्रश्न है 578, पूर्व ग्रह पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका प्रकाशन इलाहाबाद से ना होकर भोपाल से होता था। इसका उत्तर विकल्प 1 सही है। दोस्तों कहीं प्रश्नों के उत्तर गलत हो जाते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम प्रयास करेंगे कि उत्तर गलत ना हो। तो चलिए, अगर गलत हो तो कमेंट ज़रूर करें, उसमें हम सुधार देखकर ज़रूर बताएंगे आपको कि इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो 578 का उत्तर है भोपाल। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 579, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? तो ये नई पत्रिका प्रश्न 579, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो इसका प्रकाशन हुआ नई कविता का इलाहाबाद से। विकल्प 1 सही है। प्रश्न 580, कादम्बनी पत्रिका के संपादक हैं विकल्प 2 राजेंद्र अवस्थी हैं कादम्बनी, और आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो यहाँ पर केवल कादम्बनी है, तो इसके संपादक राजेंद्र अवस्थी हैं। प्रश्न है 581, हंस पत्रिका के संपादक हैं हंस पत्रिका के यहाँ पर विकल्प के अनुसार राजेंद्र यादव सही है। विकल्प 3 सही है इसका उत्तर।
प्रश्न 582 हिंदी अनुशीलन शोध पत्रिका के वर्तमान संपादक हैं। तो हिंदी अनुशीलन शोध पत्रिका के वर्तमान संपादक हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी, विकल्प 1 सही है। प्रश्न 583 हिंदी काव्य जगत को हाइकू से परिचित कराने का श्रेय किस कवि को जाता है? तो हाइकू से परिचित कराने का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का है, विकल्प 4 सही है। प्रश्न है 584 तो प्रश्न है हाइकू मूलतः किस देश की काव्य शैली है? तो हाइकू मूलतः जापान की काव्य शैली है, विकल्प 2 सही है। चलिए अब देखते हैं भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रश्नों को, जो कि ये हिंदी साहित्य में सबसे जटिल व कठिन टॉपिक माना जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये भारतीय तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र के लगभग हम 200 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, संस्कृत काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है? तो माने जाते हैं भरत मुनि, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं? तो नाट्यशास्त्र भरत मुनि का ग्रंथ है, विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 3, काव्यालंकार किसकी रचना है? तो काव्यालंकार भामा की रचना है, जो कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, भामा, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है भामा किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, विकल्प 4 सही है। प्रश्न है 5, भामा के ग्रंथ के आधार पर भामा विवरण की रचना करने वाले आचार्य हैं? तो भामा विवरण रचना करने वाले आचार्य हैं उद्भट, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 6, अभिनव भारती में किस ग्रंथ की टीका व व्यवस्था है? तो अभिनव भारती में नाट्यशास्त्र की टीका व व्यवस्था है, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 7, काव्यादर्श एवं 10 कुमार चरित ग्रंथों के रचयिता हैं? तो काव्यादर्श और 10 कुमार चरित ये दंडी की ग्रंथ हैं, विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 8वां, दंडी किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो दंडी हैं अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 9, काव्यालंकार सार संग्रह किसकी रचना है? तो काव्यालंकार सार संग्रह ये उद्भट की रचना है, विकल्प 1 सही है। प्रश्न नंबर 10, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति रचना के रचनाकार हैं? तो काव्यालंकार सूत्र वृत्ति के रचनाकार हैं, इसका उत्तर वामन, जो कि वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है 11वां, वामन किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? तो वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, विकल्प 3 सही है। प्रश्न है 12, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति के हिंदी अनुवाद की भूमिका किसने लिखी है? तो काव्यालंकार सूत्र वृत्ति के हिंदी अनुवाद की भूमिका डॉक्टर नगेन ने लिखी है, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 13, नायक नायिका भेद का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है? तो नायक नायिका भेद का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम काव्यालंकार में किया गया, विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न 14वां, प्रेयान रस की सर्वप्रथम चर्चा किस आचार्य ने की है? तो प्रेयान रस की सर्वप्रथम चर्चा रुद्रट ने की है, विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 15, ध्वन्यालोक के रचनाकार हैं? तो ध्वन्यालोक के रचनाकार हैं आनंदवर्धन, जो कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रश्न 16, ध्वन्यालोक के प्रधान आलोचक कौन माने जाते हैं? तो ध्वन्यालोक के प्रधान आलोचक अभिनव गुप्त माने जाते हैं, विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 17वां, ध्वन्यालोक की टीका का नाम है? तो ध्वन्यालोक की टीका का नाम है लोचन, विकल्प 3 सही है। प्रश्न 18, ध्वन्यालोक की टीका लोचन के रचनाकार हैं? तो लोचन के रचनाकार हैं अभिनव गुप्त, विकल्प 1 सही है। प्रश्न है अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 19, काव्य मीमांस के रचनाकार हैं? तो काव्य मीमांस के रचनाकार हैं राजशेखर, विकल्प 1 सही है। प्रश्न 20वां, 10 रूपक के रचनाकार हैं? तो 10 रूपक के रचनाकार हैं धनंजय, विकल्प 3 सही है, विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 21वां, वक्रोक्ति जीवितम किसकी रचना है? तो वक्रोक्ति जीवितम ये कुंतक की रचना है, विकल्प 2 सही है, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 22, वक्रोक्ति को काव्य का जीवन किस आचार्य ने माना है? तो वक्रोक्ति को काव्य का जीवन कुंतक आचार्य कुंतक ने माना है, जो कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। प्रश्न है 23वां,
व्यक्ति विवेक रचनाकार, व्यक्ति विवेक रचना के रचनाकार हैं, तो व्यक्ति विवेक रचना के रचनाकार हैं महिम भट्ट, विकल्प 2 सही है। प्रश्न 24 औचित्य विचार चर्चा और एवं कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं, तो ये दोनों रचनाएं आचार्य क्षेमेंद्र की हैं, विकल्प 4 सही है। प्रश्न 25वां सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है, तो सरस्वती कंठाभरण आचार्य भोजराज की रचना है। प्रश्न 26वां काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं आचार्य मम्मट, विकल्प 2 सही है। प्रश्न 27वां अलंकार सर्वस्व के रचयिता हैं, तो अलंकार सर्वस्व के रचयिता हैं रुय्यक हैं अलंकार सर्वस्व के रचयिता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 28 साहित्य दर्पण किसकी रचना है, तो साहित्य दर्पण ये विश्वनाथ की रचना है, विकल्प 3 सही है। प्रश्न 27वां प्रश्न रस गंगाधर के रचयिता हैं, तो रस गंगाधर के रचयिता जगन्नाथ हैं, विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 30 किस संस्कृत विद्वान को शाहजहां ने पंडित राज की उपाधि से विभूषित किया है, तो वो हैं पंडित राज जगन्नाथ, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 31वां अलंकार से संबंध ग्रंथ कुवलयानंद के रचयिता हैं, तो कुवलयानंद के रचयिता अप्पय दीक्षित हैं, विकल्प 3 सही है। प्रश्न 32वां प्रश्न प्रतिभा के दो भेद कार्यित्री एवं भावयित्री किस आचार्य ने किए हैं, तो ये राजशेखर ने किए हैं, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न 33 किसकी प्रतिभा को भावयित्री प्रतिभा कहा जाता है, तो वो है सहृदय प्रतिभा को भावयित्री प्रतिभा कहा जाता है, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 34 प्रज्ञा नवोन्मेष सालनी प्रतिभा मता किसकी रचना है, तो ये रचना है भट्टतोत, विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न 35 कितने प्रकार के काव्य हेतु माने गए हैं, कितने प्रकार के काव्य हेतु माने गए हैं, तो 3 प्रकार के काव्य हेतु माने गए, विकल्प 2 सही है। प्रश्न 36 धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचिक्षणम कलासु च किसकी पंक्ति है, तो ये पंक्ति है भट्टतोत, सॉरी दोस्तों ये पंक्ति है आचार्य भामा की है, जो कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा है। प्रश्न 37 काव्यम यस्य अर्थ कृते व्यवहार विधे सुवेतरक्षितये सद्या पर निवर्तये कांता सम्मित तयो उपदेश संयुजे काव्य प्रयोजन में उक्त परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा है आचार्य मम्मट की, विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 38वां शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं, तो शब्द शक्ति के मूलतः 3 भेद माने गए हैं अविधा लक्षणा व्यंजना, ये 3 भेद माने गए, विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 39 शब्द जब प्रसिद्ध अर्थ अथवा साक्षात संकेतित अर्थ बोध के मूल कारण उपलब्ध हों तब कौन सी शब्द शक्ति होती है, तो वो शब्द शक्ति अविधा होती है, विकल्प 2 सही। प्रश्न 40 जहाँ मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध अर्थ लक्षित हो वहाँ शब्द शक्ति होती है, लक्षणा होती है, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 41 रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के प्रमुख भेद हैं, तो ये हैं लक्षणा के भेद, रूढ़ा और प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति के प्रमुख भेद हैं। तो अगला प्रश्न है 42 अविधा और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ बताकर शांत हो जाने पर किसी अन्य ही अर्थ का बोधन होता है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है, तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है, विकल्प 2 सही है। प्रश्न 33 ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन माने जाते हैं, विकल्प 1 सही है। प्रश्न 44 निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है, तो इनमें से वामन अलंकारवादी आचार्य नहीं है, विकल्प 1 सही है। प्रश्न 45 किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है, तो इनमें से इसका उत्तर है मम्मट, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 46 जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया जाता है, तो वो है नंदिकेश्वर,
विकल्प 2 सही। प्रश्न 47 भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत ने रसों की संख्या 8 मानी है। प्रश्न 48 विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति के संबंध में उक्त प्रख्यात कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य भरत मुनि का। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 49 सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना रूप में सदा विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें कोई भी अवरुद्ध भाव दबा नहीं सकता उन्हें कहते हैं स्थायी भाव। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न 50 नंबर समानता स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो स्थायी भावों की संख्या 9 मानी जाती है। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न 51 विभत्स रस का स्थायी भाव है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न 52 रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याकार कौन है? तो रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याकार भट्टलोलट हैं। विकल्प 3 सही। प्रश्न 53 सामाजिक के हृदय में वासना रूप स्थिति रति उत्साह शोक आदि भावों के उद्बोधक कारणों को कहते हैं। तो किसको कहते हैं? ये है संचारी भाव। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न 54 आलंबन और उद्दीपन रस के किस अंग के भेद हैं? तो ये है विभाव के भेद हैं। विकल्प 4 सही है। प्रश्न 55 रत इत्यादि स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाली आश्रय की बाह्य चेष्टाएं कहलाती हैं। तो वो बाह्य चेष्टाएं कहलाती हैं अनुभाव। विकल्प 2 सही है। प्रश्न 56 अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं? तो अनुभाव के 4 रूप माने गए। विकल्प 1 सही है। प्रश्न 57 सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के माने गए हैं? तो सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के माने गए। विकल्प 3 सही है। प्रश्न 58 अस्थिर अस्थिर मनोविकार अथवा चित्तवृत्तियाँ क्या कहलाती हैं? तो चित्तवृत्तियाँ संचारी भाव कहलाती हैं। विकल्प 2 सही है। प्रश्न 59 व्यभिचारी भावों की संख्या समानता कितनी मानी जाती है? तो व्यभिचारी भावों की संख्या सामान्यतः 33 मानी जाती है। विकल्प 1 सही है। प्रश्न 60 रस का भोक्ता वास्तविक रामादि एवं नट को किसने माना है? तो नट को माना है भट्टलोलट ने। विकल्प 2 सही है। प्रश्न 61 रस निष्पत्ति के संदर्भ में किस आचार के सिद्धांत को आरोपवाद की संज्ञा दी गई है? तो वो आचार हैं भट्टलोलट। विकल्प 2 सही है। प्रश्न 62 किस आचार के सिद्धांत को रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमानवाद की संज्ञा दी गई है? तो अनुमानवाद की संज्ञा श्री शंकुत। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न 63 किस आचार का सिद्धांत चित्र तुरंग न्याय पर आधारित है? तो ये है शंकुक। विकल्प 3 सही है। विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न 64 किस आचार को साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है? तो वो आचार है भट्टनायक। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न 65 अविद्या भावकत्व और भोग काव्य के 3 व्यापार किस आचार ने माने हैं? तो वो हैं भट्टनायक। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 65 अभिव्यक्तिवाद किस आचार का सिद्धांत है? तो अभिव्यक्तिवाद ये अभिनव गुप्त का सिद्धांत है। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 67 भट्टनायक का भोजकत्व व्यापार अभिनव गुप्त के मन में किस नाम से अभिहित होता है? तो वो अभिहित होता है रसाभिव्यक्ति। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है भरत सूत्र के अंतिम व्याख्याता हैं। तो भरत सूत्र के अंतिम व्याख्याता हैं अभिनव गुप्त। विकल्प 3 सही है। प्रश्न है 29वां न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार थे। तो वो व्याख्याकार थे श्री शंकुक। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 70 सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार हैं। तो वो व्याख्याकार हैं भट्टनायक। विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 71 वेदांत अनुसार रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार हैं। तो वो व्याख्याकार हैं अभिनव गुप्त हैं। विकल्प 1 सही। प्रश्न 72 साधारणीकरण
दी का होता है, ये भावकत्व का परिणाम है। ये किस व्याख्याकार का कथन है? तो ये कथन है भट्ट नायक का। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 73। आलंबन का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार हैं। तो आलंबन का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प 1 सही। प्रश्न 74। कवि भावना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार हैं। तो कवि भावना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार हैं डॉक्टर नगेन। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न 75। सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार हैं। तो वो व्याख्याकार हैं केशव प्रसाद मिश्र। विकल्प 1 सही। प्रश्न 76। काव्य शास्त्र में आत्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तो वह प्रयोग आत्मा शब्द का प्रयोग आचार्य वामन ने किया है। आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। प्रश्न 77। काव्य के अंतरंग पर बल देने वाला संप्रदाय है। तो काव्य के अंतरंग पर बल देने वाला संप्रदाय है ध्वनि संप्रदाय। इसके प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न 78। स्थायी भाव को उद्घोषित करने वाले कारण कहलाते हैं। तो स्थायी भाव को उद्घोषित करने वाले कारण कहलाते हैं विकल्प 3 विभाव कहलाते हैं। प्रश्न 79। साधारणीकरण की व्याख्या के अंतर्गत कवि कर्म या कवि अनुभूत की ओर इंगित किया है। तो वो किया है धनंजय ने। विकल्प 4 सही है। प्रश्न है 80। भावक या पाठक का साधारणीकरण माना है। तो भावक या पाठक का साधारणीकरण माना है श्याम सुंदर दास ने। विकल्प 2 सही है। प्रश्न 81। नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार हैं। तो उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार हैं रूप गोस्वामी। विकल्प 1 सही है। प्रश्न है 82। सील के आधार पर नायक के कितने भेद माने गए हैं? तो सील के आधार पर नायक के 4 भेद माने गए हैं। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 83। विशिष्ट पद रचना रीति कथन किसका है? तो ये सॉरी दोस्तों, ये कथन है आचार्य वामन का, जो कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न 84। रीति को संघटना अर्थात सम्यक घटना नाम किस आचार्य ने दिया है? तो वो है आनंदवर्धन। विकल्प 3 सही है। अब देखते हैं काव्य लक्षणों के रचयिता का नाम देखना है। तो देखिए शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका कथन है? तो यह कथन है भामा का। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। प्रश्न 86। शरीरम तावत इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली किसने कहा था? तो ये कहा था दंडी ने। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न 87। रीतिरात्मा काव्य से किसने कहा था? तो ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन ने कहा। विकल्प 1 सही। प्रश्न 88। शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम किसका कथन है? शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम किसका कथन है? तो ये कथन है आनंदवर्धन का। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 89। तद्दवसो शब्दार्थो सगुणा वनम अलंकृति पुनः कौपि किसने कहा था? तो यह कहा था मम्मट ने। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम किसका कथन है? तो ये कथन है पंडित जगन्नाथ का। विकल्प 4 सही। अगला है 91। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? तो ये कथन है विश्वनाथ का। विकल्प 2 सही है। प्रश्न है कवि समय का सर्वप्रथम व्यवस्थित एवं पर्याप्त निरूपण किस आचार्य द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है राजशेखर द्वारा। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 93। रस निष्पत्ति में ब्रह्म सहोदर की व्याख्या की है। तो ब्रह्म सहोदर की व्याख्या भट्ट नायक ने की है। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 94। रस निष्पत्ति में प्रेक्षक की अनुभूति की उपेक्षा करने वाले व्याख्याकार हैं। तो प्रेक्षक की अनुभूति की उपेक्षा करने वाले व्याख्याकार हैं भट्ट लोलट। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 95। ध्वनि विरोधी आचार हैं। तो ध्वनि विरोधी आचार भट्ट नायक हैं। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न
प्रश्न 96 रस निष्पत्ति के अंतर्गत रस को मूल पात्र में किसने किया है? तो मूल पात्र में किया है भट्टनायक ने। विकल्प 3 सही है। प्रश्न 97 हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से प्रथम कृति मानी जाती है? तो वो प्रथम कृति है छंदमाला। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 98। प्रश्न है 98 गणराज्य रिपब्लिक किस विद्वान की कृति है? तो यह कृति है प्लेटो की। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न 99 किस विद्वान ने काव्य की भर्त्सना करते हुए उसे समाज से बहिष्कृत करने का दर्शन दिया है? तो वो है प्लेटो। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 100। प्रश्न है काव्य में उदात्त तत्व पेरी इप्सुप का सिद्धांत किस पाश्चात्य आचार्य का है? तो वो है लॉन्गिनूस। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 101 साहित्य का उद्देश्य विरेचन किस विद्वान ने माना है? तो यह माना है अरस्तु ने। विकल्प 1 सही है। प्रश्न 102 पेरी पोइतकेस काव्यशास्त्र किसकी रचना है? तो ये रचना है अरस्तु की। पेरी पोइतकेस काव्यशास्त्र की रचना अरस्तु की है। अगला प्रश्न है प्रश्न 103 अरस्तु ने नाटक त्रासदी के कितने तत्व माने हैं? तो त्रासदी के 6 तत्व माने हैं। विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है 104 किस विद्वान ने त्रासदी का सर्वप्रथम गंभीर और सर्वांगीण विवेचन किया है? तो वो है अरस्तु। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 105 कल्पना के लिए प्रश्न है कल्पना के लिए फैंसी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो फैंसी शब्द का प्रयोग जॉन ड्राइडन ने किया। विकल्प 3 सही। प्रश्न 106 किस आलोचक के काव्यालोचन सिद्धांत अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद रोमांटिक मूवमेंट का घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो समझे जाते हैं? तो हैं वर्ड्सवर्थ। विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न है 107 लिरिकल वायलट्स किसका काव्य संग्रह है? तो यह काव्य संग्रह है वर्ड्सवर्थ का। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न कल्पना के 2 प्रकार प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना किसने माने हैं? तो यह माने हैं कॉलरिज ने। विकल्प 2 सही। प्रश्न 109 दी वेस्टलैंड प्रसिद्ध कविता किस लेखक की है? तो दी वेस्टलैंड ये इलियट की है। विकल्प 1 सही। प्रश्न 110 परंपरा का सिद्धांत तथा कला और निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री किस आलोचक ने दिया है? तो यह थ्योरी इलियट ने दिया है। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न 111 प्रश्न है विसंगत अनुक्रम छांटिए। तो श्रृंगार तिलक रुद्रट भट्ट का है, ये सही है। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी का, ये भी सही। काव्यादर्श ये 10 कुमार चरितम, ये दोनों रचनाएं दांडी की हैं। और यहाँ पर कोवलयानंद ये अप्पय दीक्षित की हैं। तो इसका उत्तर विकल्प 4 सही है। विकल्प 4 सही है। तो ये अप्पय दीक्षित की है। विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न 112 अरस्तु का काव्यलोचन ग्रंथ है। तो अरस्तु का काव्यलोचन ग्रंथ है पेरिपोइतकेस। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न 113 प्लेटो का समय माना जाता है। तो प्लेटो का समय माना जाता है 427 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न 114 प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य है आदर्श राज निर्माण का। विकल्प 1 सही। प्रश्न 115 प्लेटो की रचना नहीं है। तो प्लेटो की रचना नहीं है, वो है पेरिपोइतकेस, ये अभी देख ही चुके हैं। ये अरस्तु की रचना है। विकल्प 4 सही है। ये प्लेटो की नहीं है। प्रश्न 116 प्लेटो के गुरु का नाम था। तो प्लेटो के गुरु का नाम था सुकरात। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है अरस्तु का जन्म स्थान है। तो अरस्तु का जन्म स्थान इस्तगिरा नगर है। विकल्प 2 सही है। अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। प्रश्न 118 अरस्तु का जन्म और मृत्यु समय है। तो अरस्तु का जन्म और मृत्यु समय है
384 ईसा पूर्व तथा 384 ईसा पूर्व में जन्म हुआ तथा 222 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई। इसका उत्तर विकल्प एक सही है। अगला प्रश्न है 119, अनुकरण सत्य से तिगुना दूर माना है। अनुकरण सत्य से तिगुना दूर माना है प्लेटो ने। विकल्प एक सही है। प्रश्न 120 प्रश्न 120 सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो सही अनुक्रम रेखांकित करना है, तो चलिए देखते हैं। सही रेखांकित करना है तो इसका उत्तर विकल्प 3 सही है। विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है प्रश्न 121, काव्य को प्रकृति की अनुकृति माना जाता है। काव्य को प्रकृति की अनुकृति माना जाता है अरस्तु के अनुसार है। विकल्प 2 सही। प्रश्न 122, कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है। कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन मानते हैं ये कौन? तो वो हैं वर्ड्सवर्थ। विकल्प 4 सही है। ये पाश्चात्य विद्वान है। विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न है अरस्तु ने त्रासदी के कितने अंग माने हैं? तो अरस्तु ने त्रासदी के 6 अंग माने हैं। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 24, बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार हैं। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार हैं कॉलरिज हैं। विकल्प 3 सही है। प्रश्न 125, कैथारसिस का अर्थ है शुद्धिकरण। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 126, लोनजाइनस ने कितने काव्यदोष माने हैं? तो लोनजाइनस ने 3 काव्यदोष माने हैं। विकल्प 1 सही। प्रश्न 127, अरस्तु के परवर्ती यानी बाद के व्याख्याकारों ने विरेचन का अर्थ नहीं किया है। तो विरेचन का अर्थ नहीं किया है, अर्थपरक है। विकल्प 4 इसका उत्तर सही है। प्रश्न 128, पेर इप्सुप के रचयिता हैं। तो पेर इप्सुप के रचयिता हैं लोनजाइनस। विकल्प 2 सही है। प्रश्न 128, प्लेटो और अरस्तु के बाद तीसरा महत्वपूर्ण नाम पाश्चात्य काव्यशास्त्र में है। तो वो हैं लोनजाइनस। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 130, लोनजाइनस ने उदात्त के कितने स्रोत माने हैं? तो लोनजाइनस ने उदात्त के 5 स्रोत माने हैं। विकल्प 2 सही है। प्रश्न 131, विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु हैं। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 132, लोनजाइनस के अनुसार काव्य दोष नहीं है। तो लोनजाइनस के अनुसार काव्य दोष नहीं है, अभिजात पद रचना। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 133, त्रासदी का अंग नहीं है। त्रासदी का अंग नहीं है मंगलाचरण। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न 134, लिरिकल वैलेट्स के रचनाकार हैं। तो वो हैं लिरिकल वैलेट्स के रचनाकार हैं इलियट। विकल्प 1 सही है। प्रश्न 135, कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। ये कौन मानते हैं? तो ये मानते हैं कॉलरिज। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न 136, चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की ही तरह कभी भी अन्य करता है। कथन किसका है? चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की ही तरह कभी भी अन्य करता है, ये कथन है। तो यह कथन है अरस्तु का। विकल्प 2 सही। प्रश्न 137, आम आदमी की भाषा अथवा ग्रामीण भाषा के पक्षधर थे। तो ये पक्षधर थे वर्ड्सवर्थ। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न 138, कविता को भावों को सहज उच्छलन नहीं माना है। तो वो है चार्ल्स इलियट। विकल्प 4 सही है। प्रश्न 139, मूलतः दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री हैं। तो वो मूलतः दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री हैं बेनेडिक्टो क्रोचे। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न 140, परंपरा और व्यक्ति प्रज्ञा निबंध के लेखक हैं। परंपरा और व्यक्ति प्रज्ञा निबंध के लेखक हैं चार्ल्स इलियट। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 141, अभिव्यंजना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो अभिव्यंजना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं क्रोचे। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 142, कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं व्यक्तित्व से पलायन है, ये कथन है। तो यह कथन है चार्ल्स इलियट का। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 143, क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत को किस भारतीय आचार्य के सिद्धांत से जोड़ा जाता है? तो वो जोड़ा जाता है आचार्य कुंतक
विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 144, दी कॉकटेल पार्टी काव्य के लेखक हैं। दी कॉकटेल पार्टी काव्य के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं चार्ल्स इलियट, विकल्प 4 सही। प्रश्न 145, टी.एस. इलियट मूलतः थे। टी.एस. इलियट मूलतः अमेरिकी विद्वान थे, विकल्प 4 सही। प्रश्न 146, नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं, तो नई समीक्षा के जनक माने जाते हैं टी.एस. इलियट, विकल्प 1 सही है। प्रश्न 147 एस्थेटिक पुस्तक के रचयिता हैं, तो एस्थेटिक पुस्तक के रचयिता क्रोचे हैं, विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न 148, दी वेस्टलैंड के रचयिता हैं। दी वेस्टलैंड के रचयिता हैं चार्ल्स इलियट, विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न 149, अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान माना है। अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान माना है, तो वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 150, दी सेक्रेट वुड के रचयिता हैं। दी सेक्रेट वुड के रचयिता हैं चार्ल्स इलियट, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 151, सहजानुभूति अभिव्यंजना को आंतरिक प्रक्रिया मानते हैं, तो वो हैं बेनेडितो क्रोचे, विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 152, काव्य जीवन की आलोचना है, ऐसा मानते हैं। काव्य जीवन की आलोचना ऐसा मानते हैं मैथ्यू आर्नल्ड, विकल्प 1 सही। प्रश्न 153, नई समीक्षा के समीक्षक हैं। नई समीक्षा के समीक्षक हैं वो हैं वारेन, विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न है 154, सॉरी दोस्तों, इसका उत्तर वारेन नहीं होगा, जबकि इसका उत्तर विकल्प 4 सही है। विकल्प 4 सही है। इसमें ब्लैकमोर, क्लिथ, ब्रुक्स, रैनसम, वारेन, ये सभी नई समीक्षा के समीक्षक हैं। इसका उत्तर विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक आलोचक हैं आइए रिचर्ड, विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 155, मलारमे और वैलरी मूलतः हैं। मलारमे और वैलरी मूलतः हैं ये प्रतीकवादी हैं, विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है, तो स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। यथार्थवादिता, विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न है 157, कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, तो इनमें से वर्ड्सवर्थ, तो इनमें से जॉन ड्राइडन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। अगला प्रश्न है मार्क्सवादी आलोचक इनमें से कौन नहीं है, तो इनमें से वर्ड्सवर्थ ये मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। अगला प्रश्न है 159, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के रचनाकार हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के रचनाकार हैं आइए रिचर्ड्स, विकल्प 1 से। अगला प्रश्न है 160, स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है, तो इनमें से स्वच्छंदतावादी कवि जॉर्ज लुकास नहीं है। जॉर्ज लुकास ये स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है। अगला प्रश्न है 161, मूल सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो मूल सिद्धांत के प्रवर्तक रिचर्ड्स माने जाते हैं, विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न है कौन अस्तित्ववादी नहीं है, तो इनमें से कौन अस्तित्ववादी विद्वान नहीं है, तो वो है मलारमे अस्तित्ववादी नहीं है, विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 163, निम्न में कौन बिंबवादी लेखक नहीं है, तो इनमें से कौन बिंबवादी लेखक नहीं है, तो वो हैं रॉबर्ट पेन, विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न है 164, प्रतीकवादी रचनाकार नहीं है, तो इनमें से प्रतीकवादी रचनाकार रैम्बो, विकल्प 3 नहीं है, प्रतीकवादी नहीं है, विकल्प 3 से। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत है। प्रश्न 165 नंबर, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत है टी.एस. इलियट का, विकल्प 2 सही है। प्रश्न 166, अस्तित्ववादी विशेषता नहीं है, अस्तित्ववादी विशेषता नहीं है, तो इनमें से अस्तित्ववादी विशेषता सामाजिकता नहीं है, विकल्प 3 सही। अगला प्रश्न 167, नई समीक्षा के समीक्षक नहीं है, तो इनमें से आई कांट, विकल्प 4 सही, ये नई समीक्षा के समीक्षक नहीं। अगला प्रश्न है 168, निर्वैयक्तिकता सिद्धांत
है ये निर्वैयक्तिकरण सिद्धांत। निर्वैयक्तिकरण सिद्धांत ये चार्ल्स एलियट का है। विकल्प 1 से अगला प्रश्न है 169। द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक हैं। द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक जॉन क्रो रैंसम की है ये। विकल्प 1 से। अगला प्रश्न है 170। उत्तर संरचनावाद का जन्म हुआ था। तो उत्तर संरचनावाद का जन्म फ्रांस में हुआ था। विकल्प 1 से। प्रश्न 171। एम्बिगुइटी नई समीक्षा में इस शब्द के प्रवर्तक हैं। एम्बिगुइटी नई समीक्षा में इस शब्द के प्रवर्तक हैं विलियम एम्सन प्रवर्तक हैं। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 172। उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है। तो उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है। तो F.R. लीविस ये उत्तर आधुनिकतावादी चिंतन नहीं है। तो इसका उत्तर विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न है विलियम एम्सन ने कितने प्रकार के अनेकार्थता या श्लेष माने हैं। तो वो माने हैं 7 माने हैं। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 174। मिथ की समीक्षा का सबसे समर्थ प्रवक्ता है। मिथ की समीक्षा का सबसे समर्थ प्रवक्ता है तो वो हैं नॉर्थअप फ्राई। विकल्प 1 सही है। नॉर्थअप फ्राई मिथ की समीक्षा का सबसे समर्थ प्रवक्ता है। प्रश्न 175। सार्वभौम मूर्त विधान नई समीक्षा में इस शब्दावली के प्रयोग करता है। तो इस शब्दावली के प्रयोग करता है W.K. विमसाट। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 176। अजनबीपन किस विचारधारा की विशेषता है। तो अजनबीपन ये अस्तित्ववाद की विशेषता है। विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न है 177। मिथ शब्द कहाँ का है। तो मिथ शब्द है यूनानी। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है अजनबीपन किसकी रचना में नहीं मिलता है। तो अजनबीपन कीट्स की रचना में नहीं मिलता। विकल्प 4 सही है। अगला प्रश्न है 179। कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं सैमुअल कॉलरिज। विकल्प 3 सही है। ये कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है 180। सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिगुइटी के रचनाकार हैं। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगुइटी के रचनाकार हैं। तो यह रचनाकार हैं विलियम एम्सन। ये 7 टाइप ऑफ एम्बिगुइटी के रचनाकार हैं। विकल्प 2 सही है। प्रश्न 181। अंतर्विरोध यानी कि पैराडॉक्स शब्द के अंग्रेजी नई समीक्षा में प्रस्तुत करता है। तो वह प्रस्तुत करता है क्लीत ब्रुक्स। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न 182। अनेकार्थता अथवा श्लेष शब्द के नई समीक्षा में प्रवर्तक हैं। ये नई समीक्षा में प्रवर्तक हैं विलियम एम्पसन। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न 183। विखंडन यानी कि डिकंस्ट्रक्शन शब्दावली के नई समीक्षा में प्रयोक्ता हैं। तो वह प्रयोक्ता हैं या स्वर्ण। विकल्प 1 सही है। विकल्प 4 सही। अगला प्रश्न 184। नई समीक्षा में तनाव शब्द के प्रवर्तक हैं। तो नई समीक्षा में तनाव शब्द के प्रवर्तक हैं एलन टेट हैं। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 185। उत्तर संरचनावादी चिंतक नहीं है। तो उत्तर संरचनावादी चिंतक नहीं है। विकल्प 4 सही। नीचे उत्तर संरचनावादी चिंतक नहीं है। अगला प्रश्न है 186। दार्शनिक यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं। तो दार्शनिक यथार्थवाद के प्रवर्तक डेकार्टे या लॉक हैं। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 187। अर्थ मीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अर्थ मीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक हैं रिचर्डसन। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 188। त्रासदी की आत्मा अरस्तु ने माना है। त्रासदी की आत्मा अरस्तु ने माना है। तो अरस्तु ने माना है कथानक को। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न 189। फ्रायडियन यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं। फ्रायडियन यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं फ्रायड। विकल्प 1 सही है। प्रश्न 190। संप्रेषण का सिद्धांत है। संप्रेषण का सिद्धांत ये है रिचर्ड्स का। विकल्प 1 सही है। इसका उत्तर विकल्प 1 सही है रिचर्ड्स। अगला प्रश्न है 191। यूनानी शब्द मेमिसिस
का हिंदी अनुवाद है। मिमेसिस का हिंदी अनुवाद है अनुकरण। विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है 192 अभिवंदनावाद के प्रवर्तक हैं। तो अभिवंदनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं। विकल्प 1 से। प्रश्न है 193 अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं। अंतश्चेतनावादी यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं डी.एच. लॉरेंस। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है 194 स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं वर्ड्सवर्थ। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है स्वच्छंदतावाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। स्वच्छंदतावाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है व्यक्तिवाद। विकल्प 1 सही। अगला प्रश्न है 196 कल्पना को काव्य की आत्मा माना है। तो कल्पना को काव्य की आत्मा माना है कॉलरिज, जो कि कल्पना को काव्य की आत्मा कॉलरिज मानते हैं। प्रश्न 197 विडंबना यानी कि आयरनी तथा विसंगति यानी कि एब्सर्ड के नई समीक्षा में प्रयोग करता है। तो इसके प्रयोग करता है क्लीथ ब्रुक्स। ये विडंबना और विसंगति नई समीक्षा में प्रयोग करता है। इसका उत्तर विकल्प 1 से। प्रश्न 198 मार्क्सवादी यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं। तो मार्क्सवादी यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं कार्ल मार्क्स। विकल्प 3 से। अगला प्रश्न है 199 स्वच्छंदता विरोधी आलोचना के आरंभकर्ता माने जाते हैं। तो ये आरंभकर्ता माने जाते हैं आई.ए. रिचर्ड्स। विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है 200 कुत्सित यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं। कुत्सित यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं फ्लावर्ट। विकल्प 2 सही है। अगला प्रश्न है 201 कला अनुकृति की अनुकृति माना है। कला अनुकृति की अनुकृति माना है तो वो है प्लेटो। विकल्प 1 सही है। तो दोस्तों ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और आज हमने लगभग 300 प्रश्नों को पढ़े हैं और ये परीक्षा के लास्ट समय में परीक्षा के लिए ये प्रश्न रामबाण साबित होंगे। आप इन्हें देखकर जरूर जाएं, इनमें से प्रश्न जरूर मिल सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम।